ठीक है, आज एसएचएम के करेंगे मैक्सिमम, ग्रेविटेशन के 18 एमसीक्यू है, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे ग्रेविटेशन के 18 एमसीक्यू में ही पूरे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, पूरे कंसेप्ट। एसएचएम के बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू है, कुछ फ्लिप भी है, धोखा देने वाले एमसीक्यू भी है, जरा ध्यान से समझो। ओके, शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, पहले काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। देखो क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ सर्टन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, ये एक्सेलरेशन है, दिस इज एक्सेलरेशन। तो हमें क्या पता करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन कैसे रहता, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, कॉस भी रह सकता, साइन भी रह सकता, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो भाई देखो इस हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा, सही है। तो हमें पता करना है एम्पलीट्यूड। तो देखो ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, ए ओमेगा स्क्वायर इज 35.28 ऐसा यूनिट है, और ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया 4.2। अपने हिसाब से लॉजिक लगाएंगे भाई, ओमेगा की वैल्यू यहां चिपकाओ, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 4.2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35.28। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, खत्म। क्लियर है, 16 दूनी 32। तो एम्पलीट्यूड क्या आना चाहिए, 2 के आसपास आना चाहिए, तो एग्जैक्ट 2 ही आ रहा है, 2 मीटर, सही है। तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2 मीटर, वेरी सिंपल। क्लियर है, तो इससे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, देखो क्या बोल रहा है, ये है एक मोशन का इक्वेशन है, हमें डिसाइड करना है कि ये पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है, एसएचएम है कि क्या है। एसएचएम मतलब तीनों, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब पीरियोडिक भी होगी, ऑसिलेटरी भी होगी, द टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन ऑन सेम पाथ इन विच force or acceleration is always directed towards mean position, which is given by acceleration is equal to minus omega square x या f is equal to minus kx। तो हर वो मोशन क्या है, एसएचएम है। तो इससे कोई लेना देना नहीं भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये डिस्प्लेस होगा। तो भाई ये एसएचएम है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल हार्मोनिक है, ये सिंपल हार्मोनिक है, लेना देना नहीं कौन सी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसा पैटर्न दिखा तो वो क्या है, एसएचएम। और ये बाजू में कांस्टेंट क्या रहता है, वो डिस्प्लेस ओरिजिन रहता, शिफ्टेड ओरिजिन जिसको बोलते हैं आप, समझ आ रहा है। तो ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां चलते हैं। इन एसएचएम फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, याद है अगर मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंड एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो बेटा इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, माइनस का, माइनस मतलब पाई, इन दोनों में कितना आता, पाई बाय 2 का, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम देखा था हमने, इसमें कितना आता, पाई बाय 2 का, और इन दोनों में कितना आता, पाई का। हल्के में मतलब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, अचानक से आ जाता है ऐसा सवाल, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, पाई। ओके, अगर एक्सट्रीम से शुरू होता है तो ए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, समझ में आ गया। तो इस तरह से तो आंसर आएगा पाई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ओके, यहां चलते हैं। क्या बोल रहा है, अ स्मॉल मास एग्जीक्यूट लीनियर एसएचएम अबाउट ओ विद एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, इट्स डिस्प्लेसमेंट ओ एट टाइम टी इज इक्वल टू 8 टी बाय 8 पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, एसएचएम इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से स्टार्ट करा तो इपो कितना रहता, 0, इपो कितना रहता, 0। इक्वेशन बोलो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, लेकिन अल्फा कितना, 0। तो हमें x पता करना है, एम्पलीट्यूड कितना है इसका, a साइन ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई बाय कैपिटल T। अच्छा कितने टाइम के बाद पता करना है, t बाय 8, t बाय 8, तो t t कैंसल, ये 4 तो 45 आता ना, 45 साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, तो a बाय रूट 2 सही है, a बाय रूट 2 है कि नहीं, यस a बाय रूट 2। तो ऑप्शन नंबर 4, a बाय रूट 2, ऑप्शन नंबर 4। वो टाइम स्पैन याद है, मीन पोजीशन से a बाय 2, t बाय 12, t बाय 6, t बाय 6, t बाय 12, t बाय 12, t बाय 6, t बाय 6, t बाय 12,
ठीक है। लेकिन सवाल कैसे आता है इसमें, एक सवाल बड़ा खतरनाक है, आएगा तब बता दूंगा। ओके, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू SHM, ये दो SHM में का फेज डिफरेंस पूछा। बी केयरफुल, हमें आदत होती है ये सेम होने की, तो देखते हुए भी हम देख नहीं पाते कि वो अलग है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो नजरें चौकन्नी होनी चाहिए भाई। हाँ, तो वो कितना है भाई 10 πt। फेज डिफरेंस मतलब ये माइनस ये, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे ना, तो 10 πt माइनस 8 πt 2 πt प्लस ये कितना है π/3 मतलब 60 डिग्री, सही ना? π/3 मतलब 60 डिग्री एंड माइनस 45 डिग्री। ऑप्शन डिग्री में रहेंगे तो डिग्री में खेलेंगे। अच्छा, तो फेज डिफरेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फेज डिफरेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना? तो ये और ये हट गया बेटा, तो ये कितना हो गया 180 प्लस 15, और सही है कि नहीं? 60 में से 45 या 15 तो कितना हो जाएगा 195 डिग्री। और इसको इजीली हम रेडियन में भी कर सकते, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें डिग्री में पूछा गया है तो डिग्री में बता दिया हमने 195 डिग्री। फेज डिफरेंस का मतलब डिफरेंस इन फेज होता है, फेज नहीं होता, बी केयरफुल। ओके, आगे एक सवाल है ऐसा फ्लिपिंग का, समझाता हूं मैं आपको। यहां चलते भाई, क्या पूछ रहा है ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। इससे ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। क्या पूछा है? ठीक है, मीन पोजीशन। इफ इट ऑसिलेट थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। अब सवाल ये आता है, ये हाइट मतलब एम्पलीट्यूड, क्या आधा एम्पलीट्यूड? तो जरा देखना, लैंग्वेज होगी वर्टिकल शिप अबव द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ऊपर, मीन पोजीशन से ऊपर मतलब ये एम्पलीट्यूड है। और अगर ये कैपिलरी ट्यूब होता तो आधा करना पड़ता, किया था हमने एक बार। कैपिलरी ट्यूब होता तो आधा करना होता, उसका पीरियड पता किया था। ओके, लेकिन ये क्या पड़ा मीन पोजीशन से ऊपर, तो ये क्या है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना है इसका 1 मीटर। क्या क्या पूछा है? देन फाइंड मैक्सिमम वर्टिकल स्पीड एंड मैक्सिमम वर्टिकल एक्सेलरेशन। याद है हमको, इस पे ही सवाल आता है हर बार। मैक्सिमम स्पीड इन ऑसिलेशन क्या होता है? ए ओमेगा। और सही है कि नहीं? ए ओमेगा होता है भाई, ए भी है ओमेगा भी है अपने पास। ए कितना है भाई 1, ओमेगा 2, ओमेगा स्क्वायर 4 है ना, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, अच्छा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता कहां पर है? एक्सट्रीम पे होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्सट्रीम पे जाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। जहां पे पार्टिकल रुका हुआ होता है वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 4, ए कितना है 1, बिकॉज मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो भाई ये क्या आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले का 2, दूसरे का -4, पहले का 2, दूसरे का -4, सही है? ये देखो, ये 2 मीटर पर सेकंड -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां चलते। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनो। अ बॉडी मेक्स एंगुलर SHM ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया है थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना है π/10। ठीक है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड। ओके, द बॉडी इज डिस्प्लेस, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है। बॉडी कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे है। एट t इज इक्वल टू 0, सो SHM इज स्टार्टिंग फ्रॉम extreme position. SHM is starting from extreme position. Then write the equation giving angular displacement as a function of time. मतलब angular displacement का equation लिखना है। amplitude का equation क्या होता है? x is equal to a sin omega t। ये कब के लिए? मीन पोजीशन के लिए। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x is equal to a sin omega t plus π/2 मतलब cos omega t। तो एम्पलीट्यूड का क्या हो जाएगा? एंगुलर थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट cos ओमेगा t, समझे कि नहीं? थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट cos ओमेगा t। थीटा नॉट कितना है? π/10 इनटू cos ओमेगा क्या रहता है? 2π/ कैपिटल T। कैपिटल T कितना है? 0.05 इनटू टाइम तो वेरिएबल है, तो 0.05 मतलब ऊपर 200 हो जाएगा। सही जा रहे क्या अपन? ऊपर कितना हो जाएगा? 200, नीचे हो जाएगा 5, 5 1 5, 5 चौक 20, ये 0, तो 40t हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू π/10 cos 40t। सही है? अच्छा, 40πt, 40πt, सही है? तो 40πt विल बी द आंसर। थीटा/10 cos 40πt। बी केयरफुल। ओके, तो ये आ गया।
पाई बाय 10 cos 40 पाई टी। पाई बाय 2 से शुरू किया, मतलब कहां से शुरू किया? एक्सट्रीम पोजीशन से। एक्सट्रीम पोजीशन पे इपोक कितना होगा? पाई बाय 2। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी। ये आ गया सवाल। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 पाई पर सेकंड, 6.28 है ना। एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड। देन टाइम पीरियड, सबसे पहले टाइम पीरियड निकालेंगे, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से आ जाएगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1/2 पाई, 1/2 पाई सेकेंड, ओके, 1/2 पाई सेकेंड। तो ये कितना होगा? 1/6.28, ऐसे ही आएगा ना। अ पार्टिकल एसएचएम हैज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा दिया है बेटा, यहाँ पे गलती कर गए हम, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में रहता ना, तो दिस इज नॉट एफ, दिस इज ओमेगा। क्या है ये? ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा। तो पीरियड कैसे निकालेंगे? t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय 2 पाई, ओमेगा कितना है? 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कैंसिल। तो पीरियड कितना आया? 1 सेकंड, पीरियड आ गया 1 सेकंड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या रहता सर? मैक्सिमम स्पीड रहता v max इज इक्वल टू a ओमेगा। a कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर, ओमेगा कितना है? 2 पाई, सही है ना। तो क्या होगा? 6.28 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 62.8 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 0.628 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, टाइम पीरियड कितना आया? 1 सेकंड, ये सही है। मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 0.628, सही जा रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद तीसरा ये हो गया सी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या रहता बोलो? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सही है ना। ए मैक्स, एक्सेलरेशन मैक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस ए कितना है? 10, सही ना। ए कितना है? कहाँ गया रे? ए कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओमेगा स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर, क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही आ रहे ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई? ये 10, ये 10, तो ये आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे कि नहीं। 100 सेंटीमीटर का मीटर कर दिया, ओके, तो -4 आना चाहिए भाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन -4, ओके। अच्छा, अब क्या बचा भाई? ये हो गया एक्सेलरेशन भी हो गया अपना, सी भी हो गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। व्हाट इज फार्मूला फॉर स्पीड? स्पीड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओमेगा कितना है रे? ओमेगा 2 पाई a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में 100, बराबर है ना, माइनस 6 सेंटीमीटर पे x 6 सेंटीमीटर, 6 मतलब 36, 100 में से 36 गया 84, 84 का रूट 8, 8 2 16, सही ना, 16 पाई, लेकिन ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 16 इंटू, सही जा रहे ना, 3.14 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 16 चौक 64, 6 16 1 16 22 2 2 16 3 48 49 50, तो 50.24 सेंटीमीटर पर सेकंड ये स्पीड होगी, 50.24 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वो हो गई उसकी स्पीड, ओके। और क्या पूछा है? और कुछ पूछा है? स्पीड एट t is equal to 1/6 सेकंड assuming the start from rest at t is equal to 0 x is equal to a, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहा है। तो बेटा एक्सट्रीम पोजीशन से अगर शुरू कर रहा है तो x is equal to a cos ओमेगा t, नहीं समझे? x is equal to a sin ओमेगा t प्लस π/2 मतलब cos ओमेगा t। हमें तो v पूछा है, v पूछा है, बराबर है ना। स्पीड एट t is equal to 1/6, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, v is equal to a ओमेगा साइन ओमेगा t, डिफरेंशिएट कर दिया ना, वो भी माइनस, तो माइनस ए ओमेगा मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, बराबर ना, माइनस ए ओमेगा मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? 0.628 इंटू साइन 2 पाई बाय कैपिटल T
इंटू स्मॉल टी, या ओमेगा है ना अपने पास, सीधे सीधे ओमेगा दिया वाला है ना अपने पास। ओमेगा कितना है 2 पाई, ओमेगा कितना है 2 पाई, सही है ना। ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू 1/6, मतलब ये 3 हो गया। तो साइन 60, साइन 60 इज √3/2, √3/2, तो 0.628 इंटू √3/2, √3 1.732/2, तो बे शून्य शून्य बे 8 16 बे से कम 12 बे से कम 12 0.866। तो ये क्या, इसको क्या ले लेंगे 0.7 साथी सखम बे 4 0.42 ऐसे कुछ आएगा, समझ आएगी नहीं। इसको क्या लेंगे, चलो 0.7, इसको 0.6 ही लेना पड़ेगा, इसको 0.9 ले लेंगे, 0.9 9 सखी 54 0.54 0.54 मीटर पर सेकेंड, 0.54 मीटर पर सेकेंड, सही है। और निगेटिव आ रहा था डिफरेंशिएशन के बाद, तो 2 आंसर होंगे पॉजिटिव निगेटिव, तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, निगेटिव वाला, ठीक है ना। तो सारे फॉर्मूले इसमें रिवाइज हो गई ये सब, ठीक है। तो पूरी डेफिनेशन हो गई है किसकी, एसएचएम की। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इन अ यूनिडायरेक्शनल पोटेंशियल फील्ड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इतना, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी दिए वाला है। ओके भाई, फिर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो u से हमें f मिलता, कैसे, f इज इक्वल्स टू माइनस du बाय dx। तो f इज इक्वल टू माइनस का माइनस, अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2 2 4 4 बीटा x, तो f इज इक्वल टू माइनस 4 बीटा x, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो k की वैल्यू आती 4 बीटा। भाई पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या रहता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, स्प्रिंग पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। तो ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ m, k कितना है 4 बीटा, तो ये इसके साथ निपट गया, तो कितना बचा, पाई अंडर रूट ऑफ m बाय बीटा, पाई अंडर रूट ऑफ m बाय बीटा, पाई अंडर रूट ऑफ m बाय बीटा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। डन, आगे बढ़ते भाई। ये देखो क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है, वेयर t इज इन सेकंड एंड ये इज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट अप करने पड़ेंगे। क्या आएगा, v इज इक्वल टू dx बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन 10 सामने सेंटीमीटर में, कोई टेंशन नहीं, आंसर भी सेंटीमीटर में रहने दो 10। फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 पाई t प्लस पाई बाय 2, सही जा रहे ना अपन, पहले डिफरेंशिएट कर दिया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर 2 पाई t का 2 पाई, 2 पाई t का 2 पाई प्लस पाई बाय 2 का 0, 2 पाई प्लस 0 इज 2 पाई। तो टाइम कितना दिया है 1/6 सेकंड, तो यहां चिपकाएंगे 1/6 सेकंड, देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो जाएगा 62.8, सही है ना, 6.28 62.8 माइनस, फिर ये साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, सही है ना। टी की जगह क्या रख दिया 1/6, तो पाई बाय 3, पाई बाय 2 है तो साइन का क्या होगा कॉस, साइन का क्या होगा कॉस। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस रहता तो प्लस ही आएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा माइनस 62.8 कॉस ऑफ पाई बाय 3। एक बात बताओ, कॉस पाई बाय 3 1/2, इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 31 आ जाएगा, तो माइनस 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस प्लस का कोई खेल है नहीं, तो मैग्नीट्यूड है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ओके, 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 31 पॉइंट, देखो माइनस में आया था, ये भी उन्होंने माइनस छोड़ दिया, ठीक है। एंड प्लस माइनस दोनों होता तो कौन सा लेते, फिर माइनस वाला ऑप्शन सही रहता। ओके, आगे चलते, देखो ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से सुनो। अब ये सवाल है, ये जवाब है। पहली चीज 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक 6 टाइम है ना यहाँ पे, तो आधी साइकिल के लिए 6, तो पूरी साइकिल के लिए 12। पीरियड कितना होना चाहिए 12, पीरियड 12 मतलब ओमेगा टी, ओमेगा टी कितना होना चाहिए 2 पाई बाय 12 इंटू टी, मतलब पाई बाय 6 होना चाहिए, पाई बाय 6 टी। पाई बाय 6 टी कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये कट गया, ये कट गया, सिंपल। अच्छा, एम्पलीट्यूड कितनी है भाई इसकी 4, एम्पलीट्यूड कितनी है 4, तो दोनों में 4 एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अच्छा,
दोनों में 4 है, दोनों में पाई बाय। अब इनिशियल फेज डिसाइड करेगा, शुरू कहां से हो रहा है, यहां से। एम्पलीट्यूड कितनी है 4, तो ये a/2 से शुरू हो रहा। कहां से शुरू हो रहा, a/2 से। तो a/2 पे फेज कितना रहता, x = a sin ओमेगा टी प्लस फाइ। शुरू कर रहा ना, ये शुरू कर रहा मतलब टाइम 0, तो x के जगह क्या रखेंगे a/2, x के जगह क्या रखेंगे a/2 = a sin फाइ। इनिशियल फेज निकालने के लिए टाइम 0 रखना पड़ेगा, ये कैंसल, साइन इधर आके साइन इनवर्स, तो फाइ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। बेटा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 30 रहता, बराबर ना, 30 मतलब π/6, मतलब आधे एम्पलीट्यूड पे फेज कितना आता, 30 डिग्री। आधे एम्पलीट्यूड पे फेज कितना आता, 30 डिग्री, तो π/6 वाला आंसर होगा, तो π/6 वाला आंसर होगा। सही है, इक्वेशन बनाते मत बैठो, ऑप्शन का पूरा फायदा उठाओ। ओके, तो क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे बढ़ते भाई, ये देखो ये क्या है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, इलिप्स बन रहा। वो जो इक्वेशन रहता ना v = प्लस माइनस ओमेगा अंडर ऑफ a² - x², उसको इलिप्टिकल बनाते अपन। ये क्या है भाई, a ओमेगा, और ये क्या है a, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा। क्या पूछा है, टाइम पीरियड, क्या पूछा है, टाइम पीरियड। तो क्या करेंगे, a ओमेगा डिवाइडेड बाय a ले लेते हैं। a ओमेगा कितना है 40 सेंटीमीटर में, कहानी है, डिवाइडेड बाय a कितना है 10, ये 0 0 कैंसल, ये कैंसल, ओमेगा की जगह 2π/t = 4, तो t कितना आएगा π/2, 2π/4 मतलब कितना, π/2 सेकेंड, t कितना आ जाएगा π/2 सेकेंड। π/2 सेकेंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, π/2 सेकेंड। ठीक है, ये π/2 सेकेंड। यहां चलते क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, ये 4 को भूलो मत, ये 4 कट गया, 4 8 32, 4 0 0, तो यहां से बेटा ओमेगा स्क्वायर 80 आ गया, समझे, 4 को भूलना नहीं, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आता ओमेगा स्क्वायर। ओके, इट्स टाइम पीरियड, ओमेगा स्क्वायर 80 हो गया अपना काम। ओमेगा कितना आ गया, 4√2, 4√5, सॉरी नहीं समझे, 4√5, 4 अंदर जाएगा 16, 16 5 80, हमें पीरियड चाहिए 2π/t = 4√5, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो t उधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा, t = π/2√5, π/2√5, किधर है भाई, π/2√5। ठीक है, बस ये 4 में झोल था, वो भूलना नहीं, गड़बड़ नहीं करना। ओके, तो π/2√5, π/2√5 इज द आंसर। ये हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कैसे करेंगे इसको। बोल रहा कि भाई टाइम पीरियड कितना है इसका t, तो कितना ऑसिलेशन, 5/8 ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना लगेगा, कैसे करेंगे बोलो। कम ऑन, बाकी सब तो याद है अपने को, मीन से आधे तक t/12, t/6, t/6, t/12, t/12, t/6, t/6, t/12, t/4, ये सब याद है। लेकिन आप पूछ लिया 5/8 ऑफ ऑसिलेशन, कैसे करेंगे। एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस जाता, 4a, एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस जाता, 4a, तो 5/8 ऑसिलेशन, 5/8 × 4a, 5/8 × 4a, तो 4 दूनी 8, मतलब कितना 2.5a, 2.5a, 2.5a मतलब 2a + 0.5a। अब जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, मतलब क्या हुआ, ये ऑसिलेशन है, ये 0, ये a, ये -a, तो 2 and 0.5a, मतलब यहां से यहां गया a, 2a और 0.5a बीच में आ गया ना। फिर अब ये कितना t/4, ये कितना t/4, और ये कितना t/12, ये कितना t/12। अच्छा, अगर एक्सट्रीम से शुरू होता तो कहानी अलग होती, यहां पे दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्सट्रीम के लिए अलग इंटरवल्स आते, फिर तो इनका ऐड करना पड़ेगा। अगर ये कहानी आपको पता है तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज फिर बहुत परेशानी होगी भाई। तो t/4 + t/4 इज t/2 + t/12 × 6 × 6, समझे कि नहीं, शायद नहीं, 12 12 12 सेम, 6 और 1 7, मतलब 7t/12, 7t/12 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
समझ में आ गया? इस तरह से करना है, मतलब 4a ले लेना है जितना भी ऑसिलेशन पूछता है, एंड देन सिंप्लीफिकेशन करके a के फॉर्म में देखना है। एंड बी केयरफुल, कहां से शुरू हो रहा बहुत जरूरी है, लाइन ड्रॉ करो, वहां से शुरू करो, जो ऑसिलेशन पूछा है उतनी जर्नी कंप्लीट करो, टाइम लैप हमें आते उसी हिसाब से कंप्लीट करना है। ओके, अच्छा t/8 में कहां जाता, 1/√2 पे, याद है ना, 1/a/√2 पे। यहां चलते हैं, ये आ गया, क्या बोला था, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा खींच लिया इन्होंने। यहां चलते, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड मीट एट, यहां पे व्हाइल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फेज डिफरेंस, फेज नहीं, फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल, जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। x इज इक्वल टू √3/2a पे कहां होगा, x इज इक्वल टू √3/2a, ठीक है, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t इज इक्वल टू √3/2a, a से a कैंसल, तो ओमेगा t कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, मतलब 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, तो होगा क्या, देखो दो SHM है, एक आगे जा रहा तो एक पीछे जा रहा, तो ये इसका पाथ हो गया, ये हो गई मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये इधर की एक्सट्रीम, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू a, यहाँ पे x इज इक्वल टू -a, जरा ध्यान देना बेटा। अच्छा, तो पार्टिकल, पहला पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर है, किधर जा रहा, आगे, तो ये कितने फेज पे है सर, ये जो है ना, ये है 60 डिग्री पे, कितने पे, 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया, ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, अरे बेवकूफो, ये 60 तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। अब देखो एक आगे जा रहा, तो दूसरा पार्टिकल किधर जा रहा, पीछे, दूसरा पार्टिकल किधर जा रहा, पीछे। अच्छा, तो पहले पार्टिकल का फेज क्या होता, पहले पार्टिकल का फेज होता φ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, φ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। अब दूसरा पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, आगे गया 90 और 30, देखो दोनों पार्टिकल अपोजिट है ना, एक पार्टिकल ओमेगा टी प्लस 60, दूसरा पार्टिकल अपोजिट बोल रहा है, एक आगे तो दूसरा पीछे, तो पीछे डायरेक्ट पीछे कैसे आया, ये यहां था, यहां से यहां गया, फिर वापस आया, तो दूसरे पार्टिकल का फेज कितना, 90 प्लस 30 मतलब 120, ओमेगा टी प्लस 120 मतलब φ2 कितना हो गया, 120। तो अब आंसर 60 लिखेंगे 120, हमें बोल रहा है फेज डिफरेंस बताओ इन दोनों का, तो दोनों का फेज माइनस कर दो, ओमेगा टी प्लस 120 माइनस ओमेगा टी प्लस 60, ओमेगा टी कैंसल, 120 में से 60 गए, 60 बचे, 60 मतलब π/3, 60 मतलब π/3, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2, ये पता नहीं इन्होंने क्या किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम, ठीक है, बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी बोलो, काइनेटिक एनर्जी हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के a स्क्वायर, याद रखो मैक्सिमम हाफ के a स्क्वायर, सॉरी हाफ के x स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती, हाफ के x स्क्वायर। इसमें अच्छा सवाल कब बनेगा, जब ओरिजिन 0 पे नहीं रहेगा, जब ओरिजिन 0 पे नहीं रहेगा, समझाता हूं मैं। एंड टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती, कितनी, हाफ के a स्क्वायर। मैक्सिमम चांसेस है, बहुत बार ग्राफ से सवाल आया है, ये ग्राफ बन जाता है ऐसा, ये ऐसा ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ, याद है कि नहीं, तो ये टोटल एनर्जी है, दिस इज टोटल एनर्जी। ओके, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, तो ये किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का, ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का। बस ये छोटी मोटी चीजें पता होंगी आपको तो हो जाएगा काम। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी का भी जोड़ रहता, कैसे जोड़ रहता अभी हम समझा देते सवाल के थ्रू। यहां चलते हैं, देखो इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से सुनो। अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग, एडिशनल मास m डिस्प्लेस द स्प्रिंग बाय x, मतलब मास कैपिटल M ऐड करने पर भी वो मीन पोजीशन पे ही है, कैपिटल M ऐड करने पर भी मीन पोजीशन पे है। जब तुमने mg फोर्स लगाया तो x का डिस्प्लेसमेंट हुआ, mg फोर्स लगाया तो x का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो F इज इक्वल टू kx, हटाओ माइनस को, F इज इक्वल टू kx, तो F कितना, mg इज इक्वल टू k इंटू x, तो k कितना हो गया, k विल बी mg बाय x, समझे, k विल बी mg बाय x। अच्छा, तो पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम क्या रहता, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m टोटल,
m टोटल बाय k। तो भाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ m टोटल, मतलब दोनों लेने पड़ेंगे, पहले m लगाया फिर छोटा m लगाया, मतलब क्या m प्लस m बाय mg बाय x, तो x ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस m इंटू x बाय mg। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। डायमेंशन वायमेंशन से भी हो सकता है ये, देखना, लेकिन आ रहा है एग्जैक्टली तो हम सीधा ऑथेंटिक मेथड यूज करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। यहां चलते हैं, अब इसमें कैसे करें, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड सवाल है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, इस साल भी आ सकता है एग्जाम में। याद रखो, याद रखो, जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, 2 मास है, तो फॉर्मूला क्या रहता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इफेक्टिव बाय k इफेक्टिव। 2 मास का m इफेक्टिव क्या रहता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम, तो एक m है दूसरा भी m है, अलग होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट बाय सम, तो m इंटू m बाय m प्लस m, और 2 स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, KBC कैपेसिटर के जैसा स्प्रिंग कांस्टेंट का रहता, सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड होते, सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड होते, मतलब इनका भी प्रोडक्ट बाय सम, इनका भी प्रोडक्ट बाय सम, मतलब k इंटू 2k बाय 3k, हो गया अपना काम। तो ये क्या हो जाएगा भाई, m स्क्वायर बाय 2m, तो mm कैंसल, m बाय 2, ये क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर बाय 3k, k कैंसल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, सब में 2 पाई, मतलब 2 पाई कैंसिल नहीं किया, अंडर रूट ऑफ 3 ऊपर चला गया, 3m बाय 4k, 3m बाय 4k, ये कैंसिल भी हो सकता है, पाई बाय अंडर रूट ऑफ 3m बाय k भी हो सकता है, लेकिन सब में 2 पाई है, तो 4k वाला आंसर, तो 4k वाला आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, आगे देखो, A force of 6.4 Newton stretched the spring by 0.1 meter. The mass must be suspended from spring to oscillate the period. ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से क्या आ जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू kx, बहुत आता है सवाल, k इज इक्वल टू F बाय x, F कितना है 6.4, x कितना है 0.1, तो ये हो गया 64, तो हमें मास निकालना है, पीरियड दिया हुआ है, स्प्रिंग पेंडुलम का पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, t कितना है रे, पाई बाय 4, t कितना है पाई बाय 4 दिया है उन्होंने, इतने पीरियड के लिए मास पूछा है, तो 2 पाई का 2 पाई अंडर रूट ऑफ m पता करना है, k कितना है 64, ये 8 और ये कैंसिल, 4 टू साइड वो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रूट m इज इक्वल टू 1, तो m कितना आ गया, m इज इक्वल टू 1 kg, m कितना आ जाएगा 1 kg, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ओके, ये थर्ड ऑप्शन। यहां चलते हैं, क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बी केयरफुल, हमें आदत होती है पीरियड का, लेकिन रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला, तो भाई ये पहला ये दूसरा, t क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, दोनों का मास सेम है, तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट k, तो f1 बाय f2, जो पहला दिया उसको पहला लेंगे, तो ये सीरीज में कैपेसिटर जैसा था, KBC स्प्रिंग कांस्टेंट, पावर ऑफ बल्ब और कैपेसिटर एक जैसे रहते, तो प्रोडक्ट बाय सम अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट k इंटू k बाय 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2k, अंडर रूट ऑफ 2k, ऊपर क्या आ जाता भाई अंडर रूट ऑफ k बाय 2 बाय 2k, ये कैंसल, 2 नीचे आ गया, 2 2 जा 4, 4 का रूट 2, तो आंसर इज 1 बाय 2, 1 बाय 2 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। यहां चलते, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट SHM अबाउट स्ट्रेट लाइन। भाई SHM के लिए सबसे ऑथेंटिक ये है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर ये आता है तो अपना काम बन जाएगा। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नहीं बोल सकते श्योरली। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी नहीं बोल सकते भाई। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन टू डिस्प्लेसमेंट, हाँ बिल्कुल सही, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3, 2 ऑप्शन है शायद इसके, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बिकॉज SHM की आइडेंटिटी क्या है,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ेंगे आप तो ये एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पे बहुत एक्सप्रेशन बनते। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पीरियड आ जाता। ओके, तो ये कंफर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां चलते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्म SHM अलोंग स्ट्रेट लाइन विद फ्रीक्वेंसी f। पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी है f, एम्पलीट्यूड a। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 0, गलत। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं आती। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बोल नहीं सकते भाई। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2f, बिल्कुल सही है। एक ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम होती है, तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी 1 है तो काइनेटिक एनर्जी की 2, तो ये कंफर्म सही है। ओके, अच्छा। वेलोसिटी फंक्शन लीड एक्सेलरेशन इन फेज बाय π/2। वेलोसिटी लीड नहीं करती, वेलोसिटी लीड नहीं करती, एक्सेलरेशन लीड करता। ओके, अच्छा। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी m पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 करके देखना, यही आएगा। तो दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर ये MCQ आता है तो आप क्या लिखेंगे, ये 200% करेक्ट चीज है ये। ओके, वो ग्राफ से आ जाएगा अपना। एनर्जी के ग्राफ में हाफ साइकिल बन रही एंड उसके ग्राफ में 2 साइकिल बन रही, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। पीरियड आधा तो फ्रीक्वेंसी डबल। यहां चलते, क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM चेंजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम इन 5 सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू माइनस a। एक बात बताओ, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स रहती, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती, तो मैक्सिमम टू मिनिमम के लिए 5 सेकंड, 5 5 5 5 मतलब 20 हो गया। तो पीरियड कितना होगा, 20 सेकंड। t/4 इज 5 सेकंड, तो t इज 20 सेकंड, t इज 20 सेकंड। यहां चलते, क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूविंग, ऐसे कुछ दिया है, अ पार्टिकल रिलीज। ये बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त सवाल है। ओके, अच्छों का गलत आएगा बिकॉज सारे आंसर मैच करते, लेकिन हमें क्या लिखना समझ में आता। ध्यान से सुनो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विल बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x मतलब एम्पलीट्यूड नहीं पूछा, एक्सिस पे x की मैक्सिमम वैल्यू पूछा। ओके, तो पहले मीन पोजीशन पता करते। मीन पोजीशन कैसे पता करेंगे, f इज इक्वल टू 0 से, f क्या रहता, माइनस du बाय dx इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन 2 का 0 माइनस 20 प्लस 10x इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 2। मीन पोजीशन कहाँ है, x इज इक्वल टू 2। अब मैं इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये रहा एक्सिस, तो ये रहा x इज इक्वल टू 0, ये रहा x इज इक्वल टू 2। दिस इज माय मीन पोजीशन। ये क्या हो गई, मीन पोजीशन। जरा ध्यान से सुना बेटा, समझना, जो कागज पे आ रहा है वही लेना है, दिमाग नहीं लगाना है। ओके, अच्छा। तो पार्टिकल को कहां से रिलीज किया, x इज इक्वल टू -3 से, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन है। पार्टिकल को x उठा के छोड़ देना हम पेंडुलम को, x इज इक्वल टू -3 से रिलीज किया, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 है, तो ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो 2 और 3 5, तो यहां से आगे एक्सट्रीम पोजीशन और कितनी है, 5 और 2 7, तो x इज इक्वल टू 7 पे ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब बच्चे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x को 5 लिख के आएंगे, गलत। उसने आपको एम्पलीट्यूड नहीं पूछा, इस एक्सिस पे x की वैल्यू मैक्सिमम लोकेशन पूछा, कितनी है, 7। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7। पहले मीन पोजीशन पता की, जहां से रिलीज किया वो उसका एम्पलीट्यूड का लोकेशन है, कहां से रिलीज किया, x इज इक्वल टू -3 से, तो 2 से 3 तक डिस्टेंस कितना आएगा, 5, तो आगे कितना जाएगा, 5, तो 2 से 5 आगे गया मतलब कितना, 7, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7। नॉर्मली हमें आदत क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, लेकिन एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है। ओके, तो बी केयरफुल, तो आंसर आना चाहिए 7। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक, फोर्स कांस्टेंट इतना है, एम्पलीट्यूड इतना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतनी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतनी है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इतनी। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखो बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्यों, बिकॉज मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई, तो माइनस करना पड़ेगा।
तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी हाफ के ए स्क्वायर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज नॉट बिकॉज ऑफ लोकेशन और पोजिशन, काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है? हाफ के ए स्क्वायर। एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट ऑलवेज हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। यू नॉट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मीन पोजीशन विच इज नॉट ऑलवेज जीरो। इस केस में भी वो जीरो नहीं है। तो टोटल एनर्जी अगर 160 है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 160, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। तो हाफ के कितना है यहाँ पे? 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 और ए स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड 0.01 मतलब 10 टू दी पावर -2, उसका स्क्वायर 10 टू दी पावर -4। तो 6 में से 4 गए 2 मतलब 100, 200 बाय 2 मतलब 100। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 100 जूल। मतलब यू नॉट कितनी है? 40। यू नॉट मीन पोजीशन की 60, सॉरी 160 है। टोटल कितना है? 160। 160 माइनस 100 मतलब 60। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100। तो ये भी सही है। कोई नहीं, आपको समझाने के लिए दिए गए वो, ऐसे सवाल इसमें नहीं होंगे, दोनों में से एक ही सही होगा। और अगर कभी दोनों भी सही दे दिए तो दोनों को जवाब को आंसर मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, तो 2 भी सही है और 3 भी सही है। क्या समझ आया? मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज समटाइम रेफरेंस पोजीशन हैव सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? तो इस तरह से 2 और 3 दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप पहले क्या पता करेंगे? मास ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ पार्टिकल से पहले पता करेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। देखो यहां से हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा सेंटीमीटर में। एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। ग्राफ है ना बे? एम्पलीट्यूड कितना है? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, पीरियड कितना है? 8 सेकंड। ग्राफ रीड करो ना, पीरियड कितना है? 8 सेकंड। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा? इसका स्लोप तो y बाय एक्स। y कितना है? 10। x कितना है? 1। ये तो SI में खेल रहे अपन, तो ये आ गया 10 न्यूटन पर मीटर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ के कितना है बे? के 10 है इंटू ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 टू दी पावर -2। 4 का स्क्वायर 16 10 टू दी पावर -4 से उसका स्क्वायर हो रहा ना, तो 2 1 2 2 8 जा मतलब 80 इंटू 10 टू दी पावर -4 जूल है क्या? 8 इंटू 10 टू दी पावर -3, बिल्कुल सही। 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल मतलब B का R आएगा। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। 2 पाई बाय टी कितना है? 8 मतलब कितना? पाई बाय 4 है क्या? नहीं है तो ऐसे मत देखो, अपने ससुर पेपर निकाल रहा क्या? नहीं, तो जो भी है नहीं है तो नहीं है बोलो, नहीं है तो नहीं है बोलो, बाकी लोड मत लो। हाँ, अब क्या बचा भाई? मास ऑफ पार्टिकल। मास कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी मास कैसे निकालेंगे? के और ओमेगा से। कैसे निकालेंगे के और ओमेगा से? के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। तो m इज इक्वल टू के बाय ओमेगा स्क्वायर। के कितना है भाई? के है 10, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है क्या अपने पास? पाई बाय 4 ओमेगा स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाय 16, तो ये ऊपर चला जाएगा 160 बाय पाई स्क्वायर। आ रहा है क्या? 160 बाय पाई स्क्वायर, 160 बाय पाई स्क्वायर। तो A का Q, B का R, C का S। A का Q, B का R, C का S, खत्म। ठीक है ना? तो इस तरह से आ जाएंगे। कभी कभी 2 से 3 भी सवाल आते हैं ऐसे चमके, क्या? बी केयरफुल। व्हेन अ मास m attached to the spring oscillate with period 4 सेकंड, व्हेन एडिशनल मास इतने से बड़ा तो पीरियड इतने से बड़ा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। बहुत फेमस सवाल है। स्प्रिंग बदली क्या? नहीं, तो k कैसा? सेम, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m। तो वेरी सिंपल, T2 बाय T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1। ठीक है, पीरियड कितना था? 4 सेकंड। 1 से बढ़ गया तो 4 का कितना हो गया? 5। 4 का कितना हो गया? 5। पहले कितना था? 4। ओके, पहले मास कितना था? m 2 kg। पहले मास 2 kg, मास इज 2 kg, सही है ना? व्हेन द एडिशन, अच्छा पहले मास कितना था? m, 2 ऐड किया तो क्या आएगा? m + 2।
दोनों साइड का स्क्वायर करो, 25/16, 25/16 इज इक्वल टू m/m प्लस 2/m, m से m कैंसिल, +1 इधर आके -1, तो 25/16 -1 इज इक्वल टू 2/m। 25 - 16/16 मतलब 9/16, 9/16, तो 9/16 इज इक्वल्स टू 2/m, 16 दूने 32, तो m इज इक्वल टू 32/9, 9 का 9, 9 3 27, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3.5 kg इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg मूव्स इन अ सिंपल हार्मोनिकली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम 0. नहीं, ये तो पोजीशन है, ये क्या है, पोजीशन है, टाइम थोड़ी है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड शिफ्ट करने की जरूरत नहीं बिकॉज 0 पे है। ओके, हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या पता करना है हमें, पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, हमें पीरियड पता करना है ना, तो हाफ का हाफ, मास कितना है रे 4 kg, ओमेगा स्क्वायर में हमारा आंसर छुपा है, इनटू एम्पलीट्यूड कितना है 0.2, 0.2 का स्क्वायर 0.04 इज इक्वल्स टू 1, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.08। सही है क्या, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 100/8, 100/8 मतलब 50/4, 50/4, ये क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। हमें पीरियड चाहिए तो पहले ओमेगा पता कर लेते हैं, ओमेगा क्या आ जाएगा 25/2, 25/2 का रूट, ये 25/2 हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 5/√2, 2π/t इज इक्वल टू 5/√2, t उधर गया तो 2√2π/5, सही है क्या, 2√2π/5, t कितना हो गया 2√2π/5 है कि नहीं, 2√2π/5 से कर, तो ग्राफ देखा, रीड किया, वैल्यूज रखे, आंसर आ गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, इफ अ पार्टिकल परफॉर्म SHM विथ टाइम पीरियड t, देन टाइम पीरियड्स ऑफ इट्स टोटल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, 0 के इनफाइनाइट, जो चीज बदलती नहीं कांस्टेंट रहती उसकी फ्रीक्वेंसी 0 के इनफाइनाइट, फंस गए, जो चीज बदल रही नहीं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, फ्रीक्वेंसी पूछा ना, नहीं सॉरी, देन इट्स टाइम पीरियड, जो कांस्टेंट है उसका टाइम पीरियड कितना, इनफाइनाइट, जो कंप्लीट हो रहा क्या नहीं, हमेशा कैसा है कांस्टेंट, देन टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 0, टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट, टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट, जो कांस्टेंट रहता उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट, जो कभी नहीं बदलता, मतलब वही रहेगा, वो कंप्लीट होगा क्या नहीं, तो टाइम पीरियड क्या गया इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी कितनी 0। सिंपल पेंडुलम, अच्छे सवाल है, ध्यान से सुनो। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ स्टेशनरी ट्रेन इज t, बहुत बढ़िया, स्टेशनरी ट्रेन इज t। एक चीज याद रखो, स्प्रिंग पेंडुलम का पीरियड g पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज t इज इक्वल टू 2π√m/k एंड सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2π√L/g। सिंपल पेंडुलम का डिपेंड करता, स्प्रिंग पेंडुलम का डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज t, द ट्रेन इज एक्सेलरेट विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द न्यू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एंड स्प्रिंग पेंडुलम। देखो, पेंडुलम का टाइम पीरियड t, स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड ts, तो ट्रेन में भी t, ऐसा भी t, ठीक है, लेकिन जब नॉर्मल टाइम पीरियड इसका कितना है t, नॉर्मल टाइम पीरियड कितना है t, लेकिन अब अगर ट्रेन में है चलते हुए 2π√L/g इफेक्टिव, तो अब ट्रेन अगर चल रही है तो सूडो फोर्स के हिसाब से क्या होगा, नीचे g पीछे a, तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा √g² प्लस a², मतलब g बढ़ रहा है, g बढ़ रहा है तो पीरियड कम होगा, तो पेंडुलम का पीरियड कम होगा, स्प्रिंग का उतना ही रहेगा, चाहे चले चाहे ना चले, बिकॉज उसका पीरियड क्या रहता है 2π√m/k, उसमें g का कोई रोल नहीं है, स्प्रिंग पेंडुलम का पीरियड g पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन चलते हुए ट्रेन में g की वैल्यू बढ़ गई तो पेंडुलम का पीरियड कम हो गया,
ये तो उतना ही रहेगा, पेंडुलम का पीरियड कम हो जाएगा। तो पेंडुलम का कम और स्प्रिंग का ज्यादा, मतलब स्प्रिंग का नहीं बदलेगा, पेंडुलम का कम हो जाएगा। समझ आ गया? स्प्रिंग पेंडुलम का पीरियड जी पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी, बहुत बढ़िया। इन वैक्यूम इट्स टाइम पीरियड व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स इन द, ये ठीक है। देखो भाई, पहला टाइम पीरियड क्या था? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव। तो फ्लूइड में क्या रहता बेटा? सिंपल, ये फॉर्मूला सबको याद रहता है। जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस रो बाय सिग्मा। नीचे बड़ी डेंसिटी आती, ऊपर छोटी डेंसिटी आती। ओके, तो अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/8 ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब G इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाय 8 बाय सिग्मा। ये आंसर निगेटिव मत आने देना, लोड लेने की जरूरत है नहीं। फ्लूइड, ऐसे भी फ्लूइड के सवाल आ जाते हैं। अब ये फ्लूइड का भी माना जाएगा और SHM का भी माना जाएगा, तो ये कैंसल। 1 माइनस 1/8 मतलब 7/8 ऑफ G। तो T डैश की जगह क्या हो जाएगा? T डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय 7/8G। तो रूट 8/7 सामने ले लेता मैं, रूट 8/7। जो बचा हुआ है वो क्या है? T है। जो बचा हुआ है वो क्या है? T है। ओके, तो रूट 8/7 T, रूट 8/7 T। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये देखो क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोला है मतलब एक ही चुनना पड़ेगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, गलत। डज नॉट डिपेंड। लॉ ऑफ आइसोक्रोनस याद है? 4 लॉ दिए थे लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम में, चौथा लॉ बोला था लॉ ऑफ आइसोक्रोनस, दैट इज पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। टाइम शोन बाय स्प्रिंग वॉच वेरीज विद एक्सेलरेशन ड्यू टू, गलत। स्प्रिंग पेंडुलम का पीरियड इस पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल पेंडुलम का जी पे डिपेंड करता। इन सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड वेरीज लिनियरली विद द लेंथ, गलत। बिकॉज T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L रहता, तो T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो ग्राफ इज पैराबोलिक। 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, तो ग्राफ इज पैराबोलिक। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये द बॉब ऑफ सिंपल, उस दिन जो डिस्कस कर रहे थे अपन, अब आ गया वो। मतलब एक सिंपल पेंडुलम है, बॉब है, इसमें पानी भरा है और यहाँ पे होल है, ढक्कन है। ढक्कन खोल दिया तो पानी नीचे गिरेगा। पानी नीचे गिरेगा तो पहले लेंथ बढ़ेगी, सेंटर ऑफ मास नीचे खिसकेगा, पहले लेंथ बढ़ेगी देन कम होगी। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L। बी केयरफुल, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि पीरियड देख लेना, कि ड्यूरेशन बोल रहा है, ड्यूरेशन। तो पहले लेंथ बढ़ेगी। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या रहता? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ बॉब तक, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ बॉब तक। तो पानी अगर स्पिल हो रहा तो पहले नीचे का पानी बढ़ रहा, नीचे का पानी बढ़ा तो सेंटर ऑफ मास पहले नीचे खिसकेगा, वापस आ जाएगा यहाँ पे। पूरा खाली हो गया तो फिर वहां आ जाएगा। तो पहले लेंथ बढ़ रही देन कम हो रही, ओरिजिनल पे आ रही। तो पहले लेंथ बढ़ रही तो पहले पीरियड बढ़ेगा, मतलब स्लो होगा। पहले पीरियड बढ़ेगा देन कम हो जाएगा। रिमेन सेम, गलत। इंक्रीजेस, गलत। सैचुरेशन थोड़ी होगा जाके, नहीं। फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस टू ओरिजिनल वैल्यू, सही लग रहा है। फर्स्ट डिक्रीजेस, गलत। डिक्रीज कहां होता है? फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस टू ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू से कभी कम नहीं हो, समझ आ रहा है? बाद में फिर वापस आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास वो ओरिजिन से ऊपर जाएगा क्या? नहीं। ये अगर बॉब है, इसको ये अटैच किया, इसके ऊपर सेंटर ऑफ मास कभी नहीं जाएगा। इसको फोड़ के हमने पानी अगर स्पिल किया यहां से, तो नीचे मास बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास पहले नीचे खिसकेगा, एंड जब पूरा एम्प्टी हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास फिर से वहीं चला जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से प्रोसीड करेंगे। यहां बढ़ते, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। देखो, अ सिंपल पेंडुलम हैज पीरियड T फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है भाई। ऑब्स्टैकल इज प्लेस इन द पाथ, यहां पे ऑब्स्टैकल रख दिया, समझ आ रहा है? ये झूला है, ये झूला ऐसे, इसको बाजू में ले लिया एंड छोड़ दिया। ओके, ठीक है भाई। तो अब क्या किया इसको? व्हेन द स्विंग इज इन द लेफ्ट ऑफ इट्स रेस्टिंग पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एज शोन इन फिगर, द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट सर्टेन पॉइंट A, ओके, द टाइम टेकन बाय इट टू रिटर्न दैट पॉइंट। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या होगा जब मैं इसको यहां से खींचाऊं? अब देखो ओरिजिनल इसका पीरियड कितना है? T। तो यहां से इसको यहां जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? T/4। फिर यहां ये छोटा सा पेंडुलम, यहां ये छोटा सा, यहां ये ऑसिलेट करेगा, ये छोटा पेंडुलम यहां ऑसिलेट करेगा, यहां वापस आएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इतने से पेंडुलम का पीरियड पता करना पड़ेगा। इसका पीरियड कितना होगा? T डैश। कितना होगा? T डैश। जरा ध्यान से सुनो,
यहां से यहां तक आने टाइम कितना लगा, t/4। यहां से यहां तक जाने टाइम कितना लगेगा, t-4। फिर वापस आने के लिए t-4 एंड फिर वापस जाने के लिए t/4। मतलब पूरा टाइम कितना लगेगा, t/2 प्लस t-2, t/2 प्लस t-2। बदल क्या रहा है, ये जो पेंडुलम है L लेंथ का है एंड ये जो पेंडुलम है L/4 लेंथ का है। 3L/4 तो कैंसिल हो गए, तो कितने लेंथ का है, L/4। समझ में आ रहा है, इसको छोड़ा, ये आया यहाँ पे झटका मार के ऐसा हुआ, फिर ऐसा गया, ये आ रहा है पूरा, यहाँ अटक गया, झटका मार के ऐसा करके ऐसा हुआ, फिर ऐसे चला गया। समझ आ गया। तो इस t' को t के साथ रिलेट करना है लॉ ऑफ लेंथ से। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, तो T2/T1 इज इक्वल टू L2/L1। तो भाई T2 मतलब नया पीरियड, नया पीरियड कौन सा, t' बाय पुराना पीरियड t इज इक्वल टू √, नई लेंथ L/4। वाइब्रेटिंग लेंथ लेना, ऊपर की मत लेना, कमी ने देखो ऊपर की लेंथ दे रहे, तो गड़बड़ में आदमी ये रख देता है, ये नहीं रखना, ये रेंज लगना, बिकॉज ये ऑसिलेट हो रहा है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, L/4 डिवाइडेड बाय L, L से L कैंसल, तो t' क्या हो गया, t/2, t' क्या हो गया, t/2। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये t/2 प्लस t' की जगह क्या रखें, t/2 इंटू 2 2 4 t/4। तो t/2 प्लस t/4 कितना आएगा, 2 3t/4। समझे कि नहीं, क्या जाएगा, 3t/4। तो 3t/4 विल बी द आंसर। अच्छा सवाल है, ये जाएगा बाहर, t/2 आएगा t/2, लेकिन यहां से आगे ये ऑसिलेट करेगा, तो पीरियड बदल जाएगा लेंथ के फॉर्म में। ये दिया हुआ है 3L/4, तो ये कितना हो गया, L/4। तो आंसर आ गया 3t/4, 3t/4 इज द आंसर। ठीक है, ये चलते भाई, क्या बोल रहा है, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर अटैच टू द सीलिंग ऑफ एलिवेटर which is accelerating upward at the rate of 1 meter per second square. Its frequency of simple pendulum is 1/2 pi under root of g effective by L. तो ये 1/2 pi under root of g effective is 11। g की वैल्यू 10, ऊपर जा रहा तो सूडो एक्सेलरेशन नीचे, 10 और 1 11, बाय लेंथ कितना है, 1 मीटर। ये यहां से नहीं पड़ गया, ऑलमोस्ट 1/2 मतलब 0.5 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज। अच्छा, इसके नजदीक कोई और है भी नहीं, 0.67 होता तो सोचते अपने, 0.4 होता तो 3 पाई और ये ऑलमोस्ट कैंसिल, तो 1/2 मतलब 0.5 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर 4। यहां चलते, क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आर 4 सेकंड एंड 0.2 मीटर रिस्पेक्टिवली। टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड दो चीजें दी है। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0.1 मीटर एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड। ओके, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कोई टेंशन नहीं। पीरियड कितना है भाई इसका, 4 सेकंड। 4 सेकंड पीरियड मतलब ओमेगा कितना आता, 2 पाई बाय t, मतलब 2 पाई बाय 4 मतलब 0.5 पाई। 0.5 पाई इसमें भी है, 0.5 पाई ये गलत, मतलब एक ऑप्शन हट गया। मीन पोजीशन से शुरू कर रहा क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन हट गया। कहां से शुरू कर रहा वो, 0.1 मीटर से, 0.1 मीटर से। एम्पलीट्यूड कितना है 0.2, शुरू कहां से कर रहा, 0.1 मतलब a/2 से शुरू कर रहा। a/2 पे फेज डिफरेंस कितना था, 30 के 60। a/2 पे कंफर्म, a/2 पे कितना था 30, सब अभी क्या था ना, a/2 पे फेज डिफरेंस कितना था 30, मतलब जिसमें फेज 30 है और पीरियड 0.5 है वो आंसर होगा। कौन सा, एम्पलीट्यूड कितना है भाई 0.2, तो यहाँ पे 0.1 है, ये नहीं आएगा। एम्पलीट्यूड 0.1 ये नहीं आएगा, तो बचा कौन सा, ये सही है। मतलब हर तरह से वेरीफाई कर सकते हो, सीधा सीधा पीरियड से एक ऑप्शन हटेगा, इनिशियल फेज नहीं है उससे एक ऑप्शन हटेगा, ऑप्शन हटाओ खट्टे खट्टे, समझ आ गया। तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, a कितना है 0.2, यहाँ पे ओमेगा t 0.5 आ गया, एंड अल्फा a/2 से शुरू किया तो अल्फा कितना रहता 30 डिग्री, अभी क्या था ना 30 के 60, a/2 मतलब 60 लग रहा है मेरे को, 30 ही आएगा क्या, चलो ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ओके। यहां चलते, A simple pendulum of length 40 cm oscillate with angular amplitude इतना, फाइंड, चार चीजें पता करनी, चार प्रॉब्लम है ये। पहला टाइम पीरियड, ए टाइम पीरियड कैसे पता करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g, तो ये और ये हट गया, सिंपल। तो क्या हो गया फिर 2 अंडर रूट ऑफ l, l कितना है
0.4, 0.4, 0.4 का रूट कितना, 0.4, ये अंदर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 मतलब 1.6, 1.6, तो 1.6 का रूट कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 144, 169, 169 का 13, ठीक है ना, तो 1.3 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 1.2 कुछ आना चाहिए। कहाँ, ये देखो 1.2, सही है, ऐसे करेंगे तो पीरियड कितना आ गया, 1.26 सेकंड। दूसरा क्या है, द लीनियर एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब, लीनियर एम्पलीट्यूड, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सोच पा रहे हो कि नहीं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल कितना है रे, एंगल है 0.04 रेडियन, आर्क मतलब लीनियर एम्पलीट्यूड, आर्क मतलब लीनियर एम्पलीट्यूड, एंड रेडियस मतलब उसकी लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, इसको इधर ले लो तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 40 इंटू 0.04, ये कैंसिल होगा तो ये यहां से रख गया, 4 4 जा 16, तो कितना 1.6 सेंटीमीटर, लीनियर एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 1.6 सेंटीमीटर। कहाँ गया भाई, ये देखो 1.6 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, और क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द बॉब व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स 0.02 रेड, कोई टेंशन नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, v इज इक्वल टू क्या रहता, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे करो, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ थीटा 0 स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा 0 स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा कितना आएगा, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, टी है अपने पास, 2 पाई बाय टी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब थीटा 0 स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना है, अच्छा देखो इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहां लिख देंगे 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन निकल के 10 टू द पावर माइनस 2, उधर क्या है 4, इधर क्या है 2, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, पीरियड कितना है 1.26, ये कितना बचा 12 ना, 12, 4√3 मतलब 2 बाहर आ गया, मतलब 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 √3 मतलब 1.732 बाय 1.26, ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे भाई, 1.26 1.732, ठीक है, हटाओ ऑलमोस्ट इसको, कोई टेंशन नहीं, ऑलमोस्ट कैंसिल करो, 4 पाई मतलब 3.14 इंटू 4, तो 12.56, उससे बड़ा आएगा, 12.56 से बड़ा आएगा, बिकॉज हमने ये कैंसिल किया है, 12.56 से बड़ा आएगा, मतलब ऑलमोस्ट हम ले लेते 15 के आसपास कुछ, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, बिकॉज इसको छोड़ रहे ना अपन, 15 के आसपास का कुछ आंसर आना चाहिए, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या गलत किया भाई, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, अच्छा ये क्या आएगा, एंगुलर स्पीड आएगा, बिकॉज हम एंगल यूज कर रहे हैं ना, तो ये क्या आएगा, एंगुलर स्पीड आएगा, सॉरी ये क्या आएगा, एंगुलर स्पीड, 15 रेडियन पर सेकंड, एंगुलर स्पीड आएगा, तो एंगुलर स्पीड आएगा तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो r कितना है यहाँ पे, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो 40 इंटू 15, तो 15 चौक 60, तो ऑलमोस्ट कितना आएगा ये 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आया 6.8, अच्छा इसको -2 करेंगे ना, बिकॉज 2 बार सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ओमेगा कितना था, रेडियन पर सेकेंड, इसमें क्या था 10 टू द पावर -2, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2, और ये मीटर का सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2, समझे, बिकॉज रेडियस का क्या किया हमने, सेंटीमीटर का मीटर, उसका -2 और यहाँ का -2 छोड़ा था, कैलकुलेशन ढंग से कर लेना, आ जाएगा वो, तो 10 टू द पावर -4, इसको अगर मीटर करेंगे,
इसको अगर मीटर करेंगे तो 600 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये दो कट गए, तो 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। तो इससे हम मैच करवा लेंगे आसानी से। ओके, तो ये क्या आ गया तुम्हारा एंगुलर स्पीड। अब क्या पता करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन क्या रहता, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन द बॉब इज मोमेंटरी रेस्ट, मोमेंटरी रेस्ट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो क्या आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट, ए के जगह अल्फा, और ये जो है ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ए के जगह क्या आ गया थीटा नॉट। तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है रे, ओमेगा पता किया था हमने, नहीं पता किया था, ओमेगा क्या आएगा 2 पाई बाई टी, तो 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, किसका, इसका स्क्वायर कितना 1.6, वेरी गुड, कितना आएगा 1.6 इंटू थीटा नॉट, थीटा नॉट कितना है 0.04, तो ये 160 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 एक 4, 4 चौक 16, ये 0, 4 एक 4, 4 ये 10, पाई स्क्वायर कितना 10, 10 10 ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब 1 के लगभग कुछ आना चाहिए, ये एग्जैक्ट एक टार, सही है। मतलब लीनियर के कंपैरिजन से हम एंगुलर के इक्वेशंस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इन फोर्स ऑसिलेशन, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसमें फंस सकते हो तुम। कैसे फंस सकते हो, 3 कंसेप्ट रहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। फोर्स ऑसिलेशन में बॉडी फोर्स के फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती अदर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड रेजोनेंस में बॉडी फोर्स के फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती विथ इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फोर्स ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी गलत, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी गलत, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करती, मीन फ्रीक्वेंसी नहीं, तो बचा क्या ये। अच्छा, इसका नीचे अगर ऑप्शन ऐसे होता कि भाई विथ ड्राइविंग फोर्स अदर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो वो ज्यादा सही रहता, वो ज्यादा सही रहता। एंड अगर रेजोनेंस पूछता तो विथ ड्राइविंग फोर्स विथ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी सो दैट एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम, ऐसे कुछ है नहीं, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, 100 ग्राम मास अटैच टू पर्टिकुलर स्प्रिंग 9 पॉइंट स्ट्रेचेस जितना, ठीक है, तो सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम इट, हाउ लार्ज मास मस्ट बी अटैच टू द स्प्रिंग, ठीक है, ये कर चुके हैं हम एक टाइप ऐसा, पीरियड इतना है, यहां से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू mg बाय x, मानते हो कि नहीं, k इज इक्वल टू mg बाय x, मास कितना है 100 ग्राम, अगर आप ग्राम में खेल रहे हो तो यहाँ पे 980 रखना मत भूलना, g की वैल्यू 9.8 रखने की आदत होती है हमको, CGS यूनिट यूज करते हैं, g की वैल्यू 9.8 ही रखते हैं, नहीं कितना 980 डिवाइडेड बाय x कितना है रे 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर, यहाँ 9.8 रखोगे तो पूरी गलती करके आओगे, 980 याद आना चाहिए, आदत डालो CGS में भी सॉल्व करने की, तो 9.8 कैंसिल कर दिया तो ये 100 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 4 CGS में, 10 टू द पावर 4 CGS यूनिट। ओके, अच्छा अब क्या पूछ रहा है, हाउ लार्ज मास, पीरियड उतने के लिए मास कितना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, सही है, पीरियड कितना है 6.28 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, ये और ये नहीं पड़ गया, तो m इज इक्वल टू k, m इज इक्वल टू k, k कितना है 10 टू द पावर 4, तो वो भी कितना आ गया 10 टू द पावर 4 ग्राम, सही है, बी केयरफुल, यहाँ पे सिर्फ गलती कहां करोगे तुम, g की वैल्यू 9.8 रख के, और ऐसा में सॉल्व करोगे तो कुछ कैंसिल ही नहीं होगा, फिर समझ आ रहा है, रूट नहीं निकलेगा, 10,000 आ ही नहीं सकता ग्राम में, समझ आ रहा है कि नहीं, तो बी केयरफुल, g की वैल्यू CGS में भी सॉल्व किया करो MCQ, तो बी केयरफुल, g पे ध्यान रखा करो, 980 रखना पड़ेगा, 980 रखना पड़ेगा। यहां चलते हैं भाई, क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1 मिनट इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 44%, इंक्रीज बाय 40, 5 से ज्यादा है भाई ये, तो L2 इज इक्वल टू 144% L1, समझा, 44% बढ़ा दिया, तो L2 बाय L1 इज इक्वल टू 144 बाय 100, लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता, पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L, तो भाई T2 बाय T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 बाय L1, अंडर रूट ऑफ L2 बाय L1 इज 144 बाय 100, 144 बाय 100 इज 12 बाय 10, मतलब 1.2, T2 पता करना है, T1 कितना है 1 मिनट,
आंसर सेकंड में है तो 60 सेकंड, 60 सेकंड इधर ले लो। T2 कितना हो जाएगा 12 से कम 72, 72 सेकंड, समझे कि नहीं? 72 सेकंड विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, ये ऑप्शन नंबर 4 क्या है भाई? टू पेंडुलम, ये बड़ा अच्छा सवाल है। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L, जिसकी लेंथ कम उसका पीरियड कम, जिसकी लेंथ कम उसका पीरियड कम, उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा, उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा। तो जो ज्यादा ऑसिलेशन वाला है वो एक ऑसिलेशन ज्यादा करेगा। तो हम मैं क्या लिखूंगा? पहला पेंडुलम दूसरा पेंडुलम दोनों एक साथ मिल रहे, तो पहले पेंडुलम को लगने वाला टाइम और दूसरे पेंडुलम को लगने वाला टाइम सेम। तो किसकी लेंथ कम है? इसकी। जिसकी लेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा। तो दूसरे वाले के कितने ऑसिलेशन होंगे? n+1 इंटू L2, n1 L1 इज इक्वल टू n2, सॉरी t क्या आता है? t इज इक्वल 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G, अंडर रूट ऑफ L2 लिख देता हूं, चलो कोई टेंशन नहीं। मतलब n+1 इंटू T2 और इधर क्या n इंटू T1। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो कम ऑसिलेशन करेगा और जिसकी लेंथ छोटी होगी वो एक ऑसिलेशन ज्यादा करेगा सेम फेज में आने के लिए। शॉर्टकट तब भी बताया था मैंने आपको, एक ऑसिलेशन ज्यादा करेगा। तो n इंटू T1 इज इक्वल टू n+1 इंटू T2। तो n 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G, 2 पाई और अंडर रूट G कैंसिल, n अंडर रूट ऑफ L1 इज इक्वल टू n+1 अंडर रूट ऑफ L2। ठीक है, तो अब क्या होगा? n अंडर रूट ऑफ L1, L1 कितना है? 1.21, ये n+1 अंडर रूट ऑफ L2 अंडर रूट ऑफ 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, 1.21 का रूट 1.1, तो 1.1 n इज इक्वल्स टू n+1, ये इधर आ जाएगा। 1.1 n माइनस n मतलब 0.1 n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 बाय 0.1, तो n इज इक्वल टू 10। समझ आ गया? तो ये शॉर्टकट याद रख लो, n इंटू टी इज इक्वल टू n+1 इंटू टी, T1 T2। जिसकी लेंथ ज्यादा है उसके साथ n रहेगा, बिकॉज लेंथ ज्यादा पीरियड ज्यादा, फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम। ठीक है, तो उसके बाद सेम फेज में आ जाएगा वो। तो 10 ऑसिलेशन के बाद सेम फेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी आंसर 11 भी होगा, शॉर्ट पेंडुलम का पूछता है तो 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां ग्रेविटेशन, ये देखो फटाफट निपटाएंगे इसको। 2 सैटेलाइट A एंड B प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, 2 सैटेलाइट है, बी केयरफुल, 2 सैटेलाइट है। 2 सैटेलाइट A एंड B इन पेंडुलम ऑफ, पहली जो रेडियस है वो 4r है, बी केयरफुल। पहली रेडियस कितनी है? 4r, दूसरी रेडियस कितनी है? r। ओके, इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट A इज 3v, तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑफ रेडियस r इज, हमको समझ नहीं आता क्या यूज करें। ऑर्बिट कौन सी है? सर्कुलर, मतलब किसकी बात हो रही है? क्रिटिकल वेलोसिटी। अब दो चीजें, अंडर रूट ऑफ GR यूज करें कि अंडर रूट ऑफ GM/r²? अंडर रूट ऑफ GR यूज नहीं कर सकते, ऑर्बिट का डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा है, तो G की वैल्यू वेरी कर जाएगी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM/r। ऑर्बिट भले कितनी भी बड़ी छोटी हो, ये और ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो VC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r। तो VA बाय VB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RB/RA। सही है कि नहीं? तो A की स्पीड कितनी है रे? 3v, B की पता करनी है, अंडर रूट ऑफ B की रेडियस r, A की रेडियस 4r, r कैंसिल, 4 का 2 इधर आ जा, VB इज इक्वल टू 6v। ग्रेविटेशन के सवाल आसान होते हैं लेकिन उसका आंसर सही तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और कॉन्फिडेंस में मरोगे बेटा, A पहला दिया है, B बाद में दिया, तो ढंग से पढ़ के ऑन पेपर बना के लिखना पड़ेगा। 3 भी सवाल आए हैं ग्रेविटेशन के, 2 नेट के एग्जाम ऐसे हुए जिसमें ग्रेविटेशन के 3 सवाल आए, एक एग्जाम में 3 सवाल ग्रेविटेशन। ओके, तो बी केयरफुल। ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। द वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ प्लैनेट इन ऑर्बिट अबाउट द सन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू mv/r, मास तो बदलता नहीं है, r कम तो v ज्यादा, और r ज्यादा तो v कम। किसके बेसिस पे? एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन किससे पास होता? सेंटर से। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, बिकॉज स्पीड बदल रही ना, स्पीड बदल रही, मोमेंटम बदल रहा, काइनेटिक एनर्जी बदल रही, ये सब कुछ बदल रहा, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यहां चलते
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m रेज टू हाइट nr फ्रॉम द ग्रेविटेशनल सरफेस, nr हाइट पे गया वो, तो फाइनल पोजीशन हाइट की है, इनिशियल पोजीशन सरफेस की है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज u2 माइनस u1, भाई पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव रहती, माइनस gmm बाय r, पहले हाइट की बात हो रही, तो माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस h माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, पहले सरफेस पे है बाद में हाइट पे है। ओके, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, ये माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस nr, r प्लस nr, तो r कॉमन 1 प्लस n या n प्लस 1, इससे कॉमन क्या निकलता, g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, ब्रैकेट में क्या बचता 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, gm के जगह क्या रख सकते, gr स्क्वायर, gm की जगह क्या रख सकते, gr स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाय r इन ब्रैकेट n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1, ये और ये कैंसल, एक एक r कैंसल, तो क्या आया mgr ऊपर बचा n, नीचे बचा n प्लस 1, mgr n अपॉन n प्लस 1, mgr n अपॉन n प्लस 1, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये देखो क्या बोल रहा, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल पे वेट सबसे ज्यादा रहता, बी केयरफुल, पहले देख लेना मास है कि वेट है, वेट है, तो पोल पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे जा रहे तो मिनिमम, डिक्रीजेस, पोल टू इक्वेटर डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन। बहुत ही चिल्लर सा सवाल है, क्या पूछ रहा, काइनेटिक एनर्जी कहां मैक्सिमम होगी, जहां आर मिनिमम होगा, जहां आर मिनिमम होगा वहां मोमेंटम मैक्सिमम होगा, स्पीड मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, तो P4 पोजीशन पे, ऑप्शन नंबर 4। इफ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L इज बेंड इन अ सेमी सर्कल, बहुत अच्छा सवाल है, पोटेंशियल को फर्क नहीं पड़ता, थिन रॉड है, इसका मास m है, लेंथ L है, इसका हमने बना दिए सेमी सर्कल, क्या बना दिए, सेमी सर्कल, यहां का पोटेंशियल निकालना है, इसकी रेडियस कितनी है r, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मास काटेंगे dm, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो छोटा सा पोटेंशियल dv कितना आएगा, माइनस g dm बाय r, माइनस जी डी एम बाय आर, पूरा पोटेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv मतलब माइनस जी बाय आर कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm इज m, तो माइनस जी एम बाय आर, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी r नहीं दिख रहा, तो r को कैसे लाएंगे, देखो लेंथ l को हमने पाई r बनाया, पूरा सर्कल होता तो 2 पाई r, आधा सर्कल है तो पाई r, तो लेंथ इज इक्वल टू कितना, पाई r, इस हिसाब से r क्या हो गया, l बाय पाई, r क्या हो गया, l बाय पाई, तो ये क्या हो गया, माइनस जी एम, r के जगह l बाय पाई, भाई जी पाई ऊपर ले लो, माइनस पाई जी एम बाय एल, माइनस पाई जी एम बाय एल, माइनस पाई जी एम बाय एल, क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये याद रखो पोटेंशियल में मास बाय रेडियस होती है, माइनस जी एम बाय आर, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, एंड पोटेंशियल माइनस जी एम बाय आर, ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज बाउंडेड सिस्टम रहता, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहां चलते हैं, द हाइट एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 36%, डिक्रीजेस बाय मतलब बची कितनी 64%, तो 64% ऑफ जी आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, ऐसे क्यों भाई, अरे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस होता तो 1 माइनस 2h बाय आर, 64% ऑफ जी, 64% मतलब 64 बाय 100, ये जी नहीं पड़ गया, ये इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट 64 का 8, 100 का 10 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच, 2 4 जा 8, 2 5 जा ये इधर आ गया, 4r प्लस 4h इज इक्वल टू 5r, वो उधर चला गया, 4r 5r माइनस 4r इज r, तो 4h इज इक्वल टू r, तो h इज इक्वल टू r बाय 4, बी केयरफुल, h इज इक्वल टू r बाय 4, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। यहां चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस स्मॉल m एंड कैपिटल M सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज f, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, f है, ठीक है भाई। अब
Now if a point mass 2m is placed next to m, 2m is placed next to m, ठीक है, रखो। अब क्या होगा, in contact with it, the force on m due to m, क्या ये f बदलेगा? नहीं, नहीं, f नहीं बदलेगा, नेट फोर्स बदलेगा, लेकिन इंडिविजुअल फोर्स को फर्क नहीं पड़ता। एंड टोटल फोर्स ऑन m, टोटल फोर्स ऑन m, देखो ये मास कितना फोर्स लगा रहा? f, तो m मास f लगा रहा, तो 2m मास कितना लगाएगा? 2f, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, 2f प्लस f 3f, नेट फोर्स 3f, लेकिन f को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाजू वाले मास से बाजू वाले मीडियम से डिपेंड नहीं रहता। तो f और 3f, f और 3f, नेट फोर्स 3f और ये कितना हो गया? f, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Two bodies of mass m and 4m are placed at a distance r. The gravitational potential at a point line joining them where gravitational field is 0. Gravitational field is 0. कहाँ पे? Distance from छोटा mass is under root of छोटा mass by under root of बड़ा mass plus छोटा mass into distance between two mass. याद है? ठीक है भाई, under root of छोटा mass is under root of m, under root of बड़ा mass is under root of 4m plus under root of m into distance r. तो रूट एम कैंसिल, तो कितना? r बाई 3, छोटे मास से r बाई 3 तो बड़े मास से 2r बाई 3, छोटे मास से r बाई 3 तो बड़े मास से 2r बाई 3, तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, छोटे मास से माइनस g छोटा मास बाय r बाई 3, और छोटे मास से डिस्टेंस कितना है? r बाई 3, तो उधर से कितना? 2r बाई 3, तो माइनस g, बड़ा मास कितना है? 4m, बड़ा मास कितना है? 4m डिवाइडेड बाय 2r बाय 3, 2r बाय 3। अच्छा बेस सेम कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं इस पे, तो 3 2 जा 6, तो बेस सेम हो गया 2r, 3 2 जा 6 माइनस 6gm माइनस 12gm, और 4 त्रिकम 12, 6gm और 12gm मतलब कितना? माइनस 18gm। नहीं समझे? ये 3 ऊपर चला गया, 3 2 जा 6gm, ये 4 त्रिकम 12gm, बिकॉज बड़ा मास है वो, तो 2 2 9 जा मतलब कितना? माइनस 9gm बाय r, खत्म, माइनस 9gm बाय r। हमारे पास ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, चार्ज में भी यूज करते हैं अपने फॉर्मूला, उससे हमने वो डिस्टेंस पता कर लिया, छोटे से उतना तो बड़े से कितना वो पता कर लिया, एंड पोटेंशियल हमेशा ऐड होगा, निगेटिव में हमेशा ऐड होता रहेगा पोटेंशियल, ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है? द हाइट एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम g बाय 9, भाई g बाय 9 बिकम बोल रहा है, g बाय 9 इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, बहुत बड़े हाइट पे ये कारनामा होगा, तो g से g कैंसिल, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय 3 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h, ये इधर, तो क्या हो जाएगा? r प्लस h इज इक्वल टू 3r, तो h इज इक्वल टू 2r, h इज इक्वल टू 2r, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ये देखो ऑप्शन नंबर 3 आ गई। यहां चलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। द चेंज इन वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट अबोव h ऑफ द सरफेस इज सेम एज द डेप्थ। ये जब हम रेगुलर सॉल्व कर रहे तो गलत हो रहा था, नहीं सॉरी अचीवर्स में गलत हो रहा था। क्या बोल रहा है ये? हाइट और डेप्थ पे वेरिएशन कैसा है? सेम है, डेल्टा GH इज इक्वल टू डेल्टा GD, ओके। एंड क्या बोल रहा है? मच स्मॉलर 1 माइनस 2h बाय r एंड 1 माइनस d बाय r। तो ये क्या आता? डेल्टा G क्या आता? डेल्टा G आता G इंटू 2h बाय r, GH इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय r, G से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस G इधर आके माइनस G, तो माइनस G 2h बाय r, और ये क्या था? G माइनस G d बाय r, तो माइनस माइनस कैंसल, G G कैंसल, R R कैंसल, तो क्या निकालना है? D इज इक्वल टू 2h। कभी कभी 49 किलोमीटर का एक सवाल आता PYQ का, देख लेना हाइट है कि डेप्थ है। D इज इक्वल टू 2h, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? इस तरह से आएगा, D इज इक्वल टू 2h। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है? द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट द मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। पहला पॉइंट सरफेस है, दूसरा पॉइंट इंफिनिटी है। k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2। ग्रेविटेशन से खेलते वक्त कभी भी रिस्क मत लेना, टोटल एनर्जी का ही रूल यूज करना। पहले सरफेस पे, सरफेस मतलब
काइनेटिक एनर्जी needed to protect the mass m to infinity, तो कितना आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी मतलब 2gm बाय आर, सही है कि नहीं, 2gm बाय आर, 2 कैंसल, gm के जगह gr स्क्वायर, तो m इंटू जी आर स्क्वायर बाय आर, आर से आर कैंसल, तो क्या आया mgr, खत्म mgr। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये देखो सडनली ग्रेविटेशनल फोर्स अगर डिसअपियर हो गया तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया सैटेलाइट टेंजेंशियली जाएगा। पता नहीं ये क्यों पूछते हैं, लेकिन बहुत बार पूछा है ये, समझ आ रहा है। घूमते घूमते पत्थर रिलीज हो गया सर्कुलर मोशन करते वक्त, तो रस्सी से छूट गया तो टेंजेंशियली जाता, तो सेम चीज किसके साथ होती, सैटेलाइट के साथ। तो कैसे जाएगा, मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट विद द सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है भैया, फॉर अ सैटेलाइट to be geostationary which of the following is essential condition, it must be rotated west to it, बिल्कुल सही है। geostationary satellite मतलब the satellite which revolve in the same sense of rotation with the same speed as that of the earth। earth कैसे घूमती, west to east, तो ये भी कैसे घूमना चाहिए, west to east। इसकी हाइट कितनी रहती, 7r from center, 6r from surface, तो ये भी सही है। its orbit must be circular not elliptical, ये भी सही है। इलिप्टिकल हो गई तो फिर फेज चेंज हो जाएगा ना, तो कैसे होना चाहिए, सर्कुलर। इट मस्ट ऑलवेज बी स्टेशन अबव द इक्वेटर, बिल्कुल सही है। कहाँ उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इक्वेटर के अबव, मतलब सभी सही है, सभी सही है। और स्मार्ट बच्चे ये दोनों को सही करके आएंगे, ये करके आएंगे, ये गलत, सभी सही है भाई, ये भी सही है एंड ये भी सही है। बिकॉज इलेप्टिकल ऑर्बिट हो गई तो फिर कैसे चलेगा। अब इसमें होशियारी मत करो कि बोलो 21 किलोमीटर तो बड़ी है ना, अबे कितनी हाइट ज्यादा है, वो कौन सी 42,000 किलोमीटर हुई ना, उसकी इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब खतरनाक चेंजेस आ जाता। एंड अर्थ का जो शेप चेंज हुआ खाली 21 किलोमीटर का है, 21 किलोमीटर कहां पे, और 42,000 अगर इलिप्टिकल कर रहे तुम तो 3-4 हजार किलोमीटर का फर्क पड़ जाता, तो ऐसा खेल नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो चारों चीजें सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहां चलते भाई, क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 8,000 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीएम बाय आर स्क्वायर। इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी ठीक है, इंटेंसिटी कितनी हो गई, जीएम बाय आर स्क्वायर। तो जीएम क्या हो जाता, जीएम हो जाता ई इंटू आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या रहता, V इज इक्वल टू जीएम बाय आर विथ निगेटिव साइन, जीएम बाय आर विथ निगेटिव साइन। सेम लॉजिक हम चार्ज में भी यूज करते, के क्यू निकाल लेते वहां से, के क्यू आर स्क्वायर के फॉर्म में, के क्यू बाय आर करते, के क्यू की वैल्यू निकाल लेते, तो माइनस का माइनस, जीएम के जगह जी आर स्क्वायर, नहीं सॉरी, जीएम के जगह ई आर स्क्वायर, जीएम के जगह क्या लिखेंगे, ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसिल, माइनस ई आर, यही तो रिलेशन रहता है, जिसको डायरेक्ट याद है उससे प्रोसीड करो। माइनस ई कितनी है बे, 6 है, इंटू आर कितना है 8,000 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 10 टू द पावर 3, 3 4 5 6 साई 8 8 4 माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 और 1 7, 6 और 1 7, सेकेंड ऑप्शन आ गया, सही है। तो क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यहां देखो सिंपल सी चीज, सॉलिड स्फीयर के अंदर G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। Which of the following statement are true about acceleration due to gravity? पहली चीज, G decreases when moving away from center if R greater than, गलत, सही है, R greater than R है ना, R greater than R मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। G decreases when we move away from center if R greater than R, बिल्कुल सही है, तो ये सही है, मतलब आउटसाइड अगर जाओगे तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना G कम होगा। G decreases when we move away from the center if R less than R, ये गलत है, बिकॉज यहाँ पे G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रहता, सेंटर से जा रहे तो इंक्रीज होना चाहिए, क्या बोल रहा है, डिक्रीज बोल रहा है। G is 0 एट द सेंटर, बिल्कुल सही, सेंटर पे G 0, इस वजह से वेट 0, मास चेंज नहीं होता। G decreases if अर्थ स्टॉप, बिल्कुल सही है, क्योंकि G डैश इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। तो घूमना अगर उसने रोक दिया तो G की वैल्यू, G डिक्रीजेस इफ G बढ़ जाएगी, गलत, ये गलत है। G डिक्रीजेस इफ अर्थ स्टॉप रोटेशन,
तो g की वैल्यू बढ़ेगी ना। अभी g की वैल्यू क्या है, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, रुक गया तो ये 0 हो गया, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी g, मतलब बढ़ गई ना, आर ओमेगा स्क्वायर से बढ़ गई, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो हर बार चारों सही नहीं रहते, ओके, जो आ रहा वो लेते चलो। तो क्या आता है, a और c है, यहाँ पे देखो a और c सही है। तो बी केयरफुल, अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो g की वैल्यू बढ़ जाएगी, g की वैल्यू बढ़ जाएगी, बस एक जगह को छोड़ के, पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑप्शन नंबर 3 था ना अपना, यस। क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इफ द स्पीड इक्वल टू 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय। ठीक है भाई, हमने कुछ स्पीड से प्रोडक्ट किया, मैक्सिमम हाइट तक गया, पहला पॉइंट सरफेस है, दूसरा पॉइंट मैक्सिमम हाइट है, तो k1 u1 इज इक्वल टू k2 u2, सही है। k1 1/2m, कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया इसको, 1/4 ऑफ एस्केप स्पीड, 1/4 ऑफ एस्केप स्पीड, मतलब ve/4 होल स्क्वायर, u1 माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r, अर्थ सरफेस पे माइनस जी एम बाय r, कहां पहुंची, हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे गई तो रुक जाएगी 0, और u2 माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस h, और h हमें पता करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो ये m कैंसल, अच्छा ये 1/4 का स्क्वायर 16 2 जा 32, सही है, ये 32 हो गया। v स्क्वायर मतलब 2gm बाय r, v स्क्वायर मतलब 2gm बाय r माइनस gm बाय r इज इक्वल्स टू माइनस gm बाय r प्लस h, ठीक है। अब देखो gm कैंसल, ये 16 हो जाएगा, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बचेगा, 1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1/r प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/16r इज इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा 1/r प्लस h, सही है कि नहीं, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने हिसाब से करो, तुमको टेंशन नहीं। ये 16r, ये 16r, बेस सेम है, 16 माइनस 1 15/r हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/16r इज इक्वल्स टू 1/r प्लस h, 1/r प्लस h, 1/r प्लस h, बहुत बढ़िया। इसको इधर ले लो, क्या हो जाएगा 15r प्लस 15h इज इक्वल टू 16r, ये प्लस उधर जाके माइनस, 16r माइनस 15r इज r, तो 15h इज इक्वल टू r, तो h इज इक्वल टू r बाय 15, h इज इक्वल टू r बाय 15, सही है। तो क्या यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पहला पॉइंट ढूंढो, आखिरी पॉइंट ढूंढो, k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2, ठीक है। अच्छा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी वैरी करती, सरफेस पे अलग रहती एंड ऊपर अलग रहती, तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ये देखो, two particle of mass m go round the circle in radius r under the action of their mutual gravitational force, the speed of each particle is, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2r, क्यों, बिकॉज ये सर्कल पे घूम रहे, जिसकी रेडियस कितनी है r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r, ग्रेविटेशनल फोर्स g पहला मास, दूसरा मास बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस 2r का स्क्वायर 4r², ये मास कैंसिल, ये r कैंसिल, ओके, तो v² क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू gm बाय 4r, तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ gm बाय r, थर्ड ऑप्शन 1/2 अंडर रूट ऑफ gm बाय r। 3 पार्टिकल का भी पूछता तो नेट फोर्स पता करो बाय यूजिंग 2 इक्वल फोर्स एट 60 डिग्री √3f से, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया रे भाई, थैंक यू, ठीक है। ये ढंग से कर लेना, ये करना जरूरी है, इतने एमसीक्यू, सारा टॉपिक इसमें रिवाइज हो जाएगा, ओके। तो कल क्या करेंगे हम, कल वेव्स, और वेव्स के साथ 1/11 का छोटा सा टॉपिक सर्कुलर मोशन या फ्रिक्शन देखते, सर्कुलर मोशन करते, वेव्स एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट।